हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून से। और आज हम बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 8 गति के ऊपर। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को हम कुछ टाइम से पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं और स्टार्टिंग के मैंने आपको इसमें कुछ बातें बताई थी कि जैसे कि गति क्या होती है, गति का निर्धारण कैसे किया जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। कुछ इसका एग्जाम्पल्स भी हमने पढ़े थे। इसके अलावा हमने स्टार्ट किया था पढ़ना सरल रेखीय गति। ठीक है, सरल रेखीय गति गति का एक प्रकार है। गति काफ़ी तरहों से हो सकती है। गति के जो पथ हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। हमने कौन सा पथ पढ़ना स्टार्ट किया था? सरल रेखीय पथ। यानी कि जब कोई वस्तु एक सरल रेखीय पथ मतलब सीधी रेखा वाले पथ पर चलती है, गति करती है, तो उस प्रकार की गति को हम सरल रेखीय गति कहते हैं। इसको हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। स्टूडेंट्स, हम ये पढ़ चुके थे कि जो दूरी है, दूरी एवं विस्थापन का निर्धारण हम किस किस प्रकार से करते हैं, क्या मुख्य इनके बीच में अंतर हैं, एवं दूरी और विस्थापन दोनों एक दूसरे से कैसे भिन्न भिन्न हैं। दोनों का मात्रक एवं काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं सेम हैं, बट इनमें फिर भी काफ़ी असमानताएं हैं, काफ़ी चेंजेस हैं, वो हमने पढ़े थे। मैंने आपको एक न्यूमेरिकल करवाया था, एक क्वेश्चन करवाया था विस्थापन पर, और उसके बाद एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी दिया था। उम्मीद है कि आपने करा होगा। मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिसने करा होगा वो चेक कर सकता है। हमने एक क्वेश्चन जो डिस्कस करा था, इस प्रकार का एक वर्गाकार खेत था। एक वर्गाकार खेत है। एक किसान जो है इस वर्गाकार खेत पर चक्कर लगा रहा है। इस वर्गाकार खेत की भुजा 10 मीटर है। ठीक है, तो मैंने आपको एक बात बताई थी, जो वर्ग होता है उसकी सारी भुजाएं जो होती हैं समान होती हैं। दैट मीन्स कि सभी भुजाएं क्या होंगी? 10 मीटर होंगी। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन ये रखा था कि एक चक्कर कब होगा? एक चक्कर जब ए से चलना स्टार्ट करेगा किसान और वापस ए पर पहुंच जाएगा। सीमा पर चक्कर लगा रहा है, सिर्फ बाउंड्री के ऊपर, है ना। तो जब ए से चलना स्टार्ट करेगा और बी सी डी और फिर होते हुए वापस ए पर पहुंच जाएगा, तो वो एक चक्कर काउंट होगा। मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया था उसमें एक चक्कर लगाने में जो समय लग रहा था, एक चक्कर लगाने में समय वो लग रहा था कितना? 80 सेकेंड। एक चक्कर लगाने में 80 सेकेंड लगता है। तो आपको निकालना था कि 4 मिनट बाद जो किसान का विस्थापन होगा वो कितना होगा। 4 मिनट बाद जो किसान का विस्थापन होगा वो कितना होगा। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने सबसे पहले बताया था कि आप इसमें देखेंगे कि एक चक्कर में कितना चल रहा है, मतलब एक चक्कर में विस्थापन जो है वो कितना है। तो एक चक्कर में विस्थापन, सबसे पहले हम इसे फाइंड आउट करते हैं। तो एक चक्कर में विस्थापन बराबर, तो कैसे निकालेंगे? ए से चलना प्रारंभ करता है तो ए से बी तक जाएगा, बी से सी तक जाएगा, सी से डी तक जाएगा और डी से वापस ए पर पहुंच जाएगा। ये हो गया एक चक्कर। तो ए से बी तक जाने में 10 मीटर लिया, फिर बी से सी तक जाने में 10 मीटर लिया, फिर सी से डी तक जाने में 10 मीटर और फिर डी से ए तक आने में फिर 10 मीटर। तो कुल विस्थापन कितना हो गया भाई? 40 मीटर का। समय कितना लग रहा है? मतलब 80 सेकेंड लग रहा है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। मतलब 80 सेकेंड में 40 मीटर विस्थापन होता है। यहाँ से हमको एक बात पता लगी, 80 सेकेंड में 40 मीटर विस्थापन होता है किसान के द्वारा। तो 4 मिनट का मतलब कितने सेकंड हो गए स्टूडेंट्स? मैंने बोला था हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 मिनट बराबर 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो 4 मिनट में होंगे 4 गुणा 60 सेकंड, मतलब 240 सेकंड में कितने चक्कर लगेंगे? 240 सेकंड में कितना विस्थापन होगा। तो स्टूडेंट्स 80 सेकंड में 40 मीटर विस्थापन हो रहा है। यहां से हमको एक रिलेशन मिलकर आ रहा है कि 40 और 80 ये दोगुना है ना। तो मतलब कि 2 सेकंड में 1 मीटर का विस्थापन हो रहा है ना। 80 सेकंड में 40 मीटर मतलब 2 सेकंड। अगर मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला था 40 सेकंड में 40 मीटर, तो यहां से हमको क्या समझ में आ रहा था कि 1 सेकंड में 1 मीटर चल रहा है ना। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है। 80 सेकंड में 40 मीटर मतलब कि 2 सेकंड में 1 मीटर, और 2 सेकंड में 1 मीटर तो 240 सेकंड में कितना हो जाएगा?
तो 240 सेकंड में हम क्या कर देंगे, 240 का आधा, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, मतलब आधा चल रहा है, तो इसका आधा कर दीजिए 120 मीटर का विस्थापन। समझ रहे हो ना, इसमें कोई हमने कोई सूत्र नहीं लगाया, हमने जस्ट अपना दिमाग लगाया कि 80 सेकंड में जब 40 मीटर है, ठीक है, इसका ये दुगना हो रहा है, तो इसका भी तो ये दुगना होना चाहिए, तो 120 मीटर विस्थापन होगा, तभी तो उसे 240 सेकंड का टाइम लगेगा। तो दैट मीन्स कि हमारा विस्थापन कितना आ गया, 120 मीटर। कुछ लोगों ने इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया होगा, तो चेक कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। जिनका आंसर 120 मीटर आया है वो राइट आंसर है। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि गति किस किस प्रकार से हो सकती है। हमने गति को तो अब तक डिफाइन कर दिया है कि गति दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन और दूसरा उस स्थिति में परिवर्तन कितने समय में हो रहा है ना। तो हमने बात करी थी कि स्थिति में परिवर्तन के लिए भी, स्थिति के लिए भी हमें एक बिंदु की आवश्यकता है, निर्देश बिंदु की। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बोल रहा हूँ कि आप बोलते हो बस चल रही है, तो आपके हिसाब से वो बस चल रही है, लेकिन आपके हिसाब से उस बस के अंदर कोई बैठा हुआ व्यक्ति गति की अवस्था में है, मतलब चल रहा है, लेकिन उसी बस के अंदर बैठे हुए किसी दूसरे व्यक्ति की नज़रों से वो व्यक्ति स्थिर है, रेस्ट की पोजीशन में। समझ रहे हो ना आप, मतलब एक वस्तु दो अलग अलग लोग देख रहे हैं और उनको उसकी अवस्था अलग अलग लग रही है। किसी को लग सकता है कि वो गति में है, किसी को लग सकता है कि वो स्थिर है, तो ऐसा हो सकता है। तो हमने कहा था पहले एक निर्देश बिंदु लेंगे, फिर हम स्थिति को नापेंगे और उसके बाद हम समय भी देखेंगे। जब देखेंगे कि समय के सापेक्ष स्थिति में क्या परिवर्तन आया है, तो इसको हमने गति बोल दिया था। ये दो प्रकार से हो सकता है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल आप ऐसा मानिए कि आपके पास अपनी गाड़ी है, आपके पास अपनी बाइक है या कार है और आप घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। जब आप घूमने के लिए निकल पड़ते हैं तो सपोज़ आज ऐसा दिन है कि रोड बिल्कुल खाली है ना, रोड बिल्कुल खाली है, तो आप अपनी मर्जी से अपनी स्पीड से आप गाड़ी चला सकते हैं, है ना। तो आपने सपोज़ कोई स्पीड फिक्स कर दी कि मैं 1 सेकेंड में 10 मीटर चलूँगा, ठीक है, 1 सेकंड में 10 मीटर इस प्रकार से चलूँगा। तो हर सेकंड आप 10-10 मीटर की स्पीड से हर सेकंड आप 10-10 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं, ठीक है। अब सपोज़ दूसरी स्थिति क्या हो गई, दूसरी स्थिति ये हो गई कि आज आप घूमने निकले हैं, लेकिन आज जिस जगह आप जा रहे हैं उस रोड पर कोई मेला लगा है या फिर कोई बाजार लगा है, तो उस रोड पर भीड़ भाड़ होगी। अब आप अपनी मर्जी की स्पीड से नहीं चल सकते, आपको स्पीड जो है वो वेरी करनी होगी। जहाँ पर लोग आ जाएंगे वहाँ पर आपको कम स्पीड करनी होगी, जहाँ पर रोड खाली होगी वहाँ पर आपको स्पीड बढ़ानी होगी। दो केसेस लिए स्टूडेंट्स हमने। पहले केस में हम प्रति सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं, यानी कि जो दूरी है वो समान है समान समय अंतराल के लिए। 1 सेकंड में 10 मीटर, 2 सेकंड हो जाएंगे 20 मीटर, 3 सेकंड हो जाएंगे 30 मीटर, 4 सेकंड हो जाएंगे 40 मीटर। मतलब ये दूरी क्या है, समान है समान समय अंतराल में। दैट मीन्स कि ये जो गति हो रही है ये एक समान रूप से हो रही है और हम इस प्रकार की गति को बोलते हैं एक समान गति। वहीं दूसरी तरफ यदि जब जो दूसरा एग्जाम्पल दिया था हमने कि बाजार वाले जो रोड है उस पर आप गाड़ी चला रहे हैं, वहाँ पर गति कैसे हो रही है, वहाँ पर ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि आप फिक्स टाइम में फिक्स दूरी चल रहे हैं, क्योंकि रोड पर भीड़ भाड़ होगी तो आपको स्पीड कंट्रोल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपकी जो गति होगी वो समान रूप से नहीं हो पाएगी, यानी कि समान समय अंतराल में समान दूरी आप तय नहीं कर पाएंगे, इसीलिए यहाँ पर जो गति होगी वो असमान गति होगी। तो सिंपल है, मैंने जो अभी आपको बात बताई उसको पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको डेफिनेशन लिख करके बताऊँगा। सपोज स्टूडेंट्स आप यही जो अभी एग्जाम्पल दिया था कि आप कार लेकर के निकलते हैं, तो सपोज़ दो लोग हैं और वो दोनों लोग कार लेकर के निकलते हैं। तो एक जो व्यक्ति है वो ए है, दूसरा व्यक्ति जो है वो बी है, और यहाँ पर दोनों की घड़ियाँ जो समय है उसको हम नोट कर रहे हैं। तो सपोज़ वो 9:30 बजे, सुबह के 9:30 बजे घर से निकले गाड़ी लेकर के अपनी। तो जो ए व्यक्ति है वो खाली रोड पर गाड़ी चला रहा है अपनी एक फिक्स स्पीड से, फिक्स डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है। तो सपोज 9:30 बजे ये व्यक्ति अपने घर से निकलना प्रारंभ कर रहा था, तो मतलब अभी इसने कोई दूरी तय नहीं करी। उसके बाद सपोज 15 मिनट बाद 9:45 बजे इसने 1 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। सपोज फिर 15 मिनट बाद यानी 10 बजे इस व्यक्ति ने 2 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। सपोज फिर से 15 मिनट बाद यानी 10:15 पर इस व्यक्ति ने
1 किलोमीटर और दूरी तय कर दी, 3 किलोमीटर की दूरी तय कर दी। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ जो बी वाला व्यक्ति है, ये वही जो हम बोल रहे हैं कि वो बाजार में गाड़ी चला रहा है, वो ये व्यक्ति है। तो 9:30 बजे इसने भी घर से निकलना प्रारंभ किया, तो 9:30 बजे इसकी गति हमने यहाँ से नोट करनी स्टार्ट करी। तो यहाँ पर 15 मिनट बाद ये 15 मिनट बाद इसको स्टार्टिंग में रोड खाली मिली, तो ये 2 किलोमीटर इसने दूरी तय कर ली। लेकिन उसके 15 मिनट बाद यानी 10 बजे तक ये भीड़ भाड़ वाले इलाके में फंस गया और वहाँ पर ये सिर्फ 1 ही किलोमीटर दूरी तय कर पाया। ठीक है, उसके बाद अगले 15 मिनट फिर उसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में गाड़ी चलानी पड़ी, फिर से वो 1 किलोमीटर दूरी तय कर पाया। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, ये समान समय अंतराल है ना, 15 मिनट का टाइम यहाँ पर, 15 मिनट का टाइम यहाँ पर। ठीक है, 15-15 मिनट का टाइम गैप हम ले रहे हैं, तो इसको बोलते हैं समय अंतराल। इसको क्या बोलते हैं? समय अंतराल। तो ये क्या है? समान समय अंतराल है। समय का जो अंतराल है, जो टाइम इंटरवल है, वो समान है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो दूरी है वो क्या है? वो समान है। इस बीच में उसने 1 किलोमीटर दूरी तय कर ली, इस बीच में फिर से 1 किलोमीटर दूरी तय कर ली, इस बीच में फिर से 1 किलोमीटर दूरी तय कर ली। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर जो समान समय अंतराल में जो चली गई दूरी है वो समान दूरी है। लेकिन यहाँ देखिए आप, जो इस व्यक्ति ने जो दूरी तय करी है वो पहले तो 2 किलोमीटर की दूरी तय कर ली इस वाले अंतराल में, इस वाले अंतराल में फिर सिर्फ 1 ही किलोमीटर की दूरी तय कर पाया, फिर इस वाले अंतराल में सिर्फ 1 ही किलोमीटर की दूरी तय कर पाया, है ना। मतलब 2 किलोमीटर था, उसके बाद ये 3 किलोमीटर हुआ, फिर 4 किलोमीटर हुआ। तो यहाँ पर समान समय अंतराल में जो तय की गई दूरी है वो असमान है। कहीं पर 2 किलोमीटर, कहीं पर 1 किलोमीटर की दूरी तय की जा रही है। दैट मीन्स कि असमान दूरी है। अब यहाँ पर आप बता सकते हैं कि जो ये वाली जो चाल होगी, सॉरी ये वाली गति होगी, इसको इसको एक समान गति बोलेंगे, एक समान गति। और जो ये वाली गति है इसको बोलेंगे असमान गति। ठीक है ना। तो ये जस्ट एक एग्जांपल था, एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा। हम अब इसके डेफिनेशन लिखते हैं, जल्दी से इसके डेफिनेशन लिखते हैं कि एक समान गति क्या होती है, असमान गति क्या होती है। तो आप अब तक डेफिनेशन तो आप समझ चुके होंगे, तो हम डायरेक्टली लिखते हैं। आप बोल भी सकते हैं साथ में कि सबसे पहले एक समान गति। एक समान गति में क्या होगा स्टूडेंट्स? जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। वहीं दूसरी तरफ असमान गति जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है। मतलब जो तय की गई दूरी है वो इनइक्वल है। तो वो हो जाएगी असमान गति। इसके एग्जाम्पल आप खुद से बना करके लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट इसके बाद हमको एक नोट देखना है, एक इम्पॉर्टेंट टर्म पढ़ना है, और वो टर्म है, उसका नाम है चाल। अब ये चाल क्या है, इस चाल को हम समझेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम किसी वस्तु की गति की बात करते हैं तो उस गति के निर्धारण के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती है। एक तो उसकी दूरी, उसके द्वारा तय की गई दूरी, और दूसरा दूरी तय करने में लिया गया समय। जब हम दूरी और समय का अनुपात निकालते हैं, यानी उसका रेशियो निकालते हैं,
या फिर हम ये कहें कि एकांक समय में कितनी दूरी वो तय कर रहा है, तो हम इससे उस वस्तु की चाल कहते हैं। हमने जस्ट क्या कर दिया, एक उसे नाम दे दिया कि वस्तु की चाल। वस्तु की चाल का मतलब क्या होगा, हम टाइम देखेंगे और उतने टाइम में कितनी दूरी तय करी ये देखेंगे। सिंपल, यानी 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करी, यदि 2 मीटर दूरी तय करी तो वस्तु की चाल हो जाएगी 2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो चाल के बारे में आपको कुछ फैक्ट्स और यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले चाल की परिभाषा क्या हो जाएगी, इसकी परिभाषा आप 2-3 प्रकार से दे सकते हैं। पहले तो मैंने बोला चाल का, जो चाल को हम कैसे लिखेंगे, चाल होगा अनुपात किस किस का, दूरी का और समय का, मतलब कि उनका अनुपात, इसको बोलते हैं अनुपात। यदि मैं चाल को लिखता हूँ, चलिए इसको इसके बाद डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि इसको मैं किस प्रकार से बोल सकता हूँ। तो एक तो मैंने ये बोल दिया कि एक परिभाषा ये हो गई, दूरी किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तथा दूरी को तय करने में लिए गए समय के अनुपात को उस वस्तु की चाल बोलते हैं, एक परिभाषा। ठीक है, अब आपको परिभाषा याद नहीं करनी है, परिभाषा आप खुद से बना सकते हैं, इसको बस समझ करके। आपको ये सूत्र याद है ना, इसके हिसाब से एक परिभाषा ये लिख दी। दूसरी परिभाषा क्या लिख सकते हैं, देखो स्टूडेंट्स, जब कभी आपको ऐसी सिचुएशन आएगी कि समय कहाँ होगा, बटे में होगा, अपॉन में। ठीक है, यानी डिनोमिनेटर में जो होगा समय लिखा होगा बटे के नीचे, तो इसको बोलते हैं एकांक, इसको बोलते हैं एकांक समय। ठीक है, तो चाल क्या हो गया, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। एक डेफिनेशन ये हो गई, इसको आप लिखेंगे, ये थोड़ा अच्छी डेफिनेशन हो जाएगी। एक और डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, इस एकांक समय को मैं इकाई समय भी बोलता हूं। तो एक और डेफिनेशन हो गई, इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। तो डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन स्टूडेंट्स आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, बस आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि चाल एक्चुअल में होती क्या है। इसके बाद हम 1-2 चीज़ें और लिखते हैं चाल के बारे में, जैसे कि चाल का मात्रक। चाल का मात्रक क्या होगा, तो मात्रक मतलब कि किस में मैं इसको मेज़र करूँगा। मैं सपोज़ मैं कोई कपड़ा बाज़ार से लाता हूँ तो उसको मैं मीटर में नापता हूँ। सपोज़ मैं अपना वज़न तो लाता हूँ तो उसे मैं किलोग्राम में नापता हूँ। सपोज़ मैं सब्जी लाता हूँ तो उसे किलोग्राम में तोल के लाता हूँ, है ना। सपोज़ मैं तेल लाता हूँ या फिर कोई लिक्विड वाला पदार्थ लाता हूँ तो उसको लीटर में नापता हूँ, तो उसको मात्रक बोलते हैं, जिस चीज़ में उसको नापते हैं। तो चाल का मात्रक क्या होगा स्टूडेंट्स, चाल का मात्रक होगा, देखो कैसे निकालोगे आप मात्रक, दूरी का जो मात्रक होता है, दूरी को हम कैसे नापते हैं, मीटर में, है ना, और समय को हम किस में नापते हैं, सेकंड में। तो चाल का मात्रक हो जाएगा मीटर बटे सेकंड। अब इसको 2-3 तरीके से हम बोल सकते हैं, आपके बुक्स में जो लिखा हुआ है वो किस किस तरीके से लिखा हुआ है वो इसका मतलब यही है। इसको मैं बोलता हूं मीटर प्रति सेकंड, ये भी बोल सकता हूं, बात यही रहेगी। इसको मैं मीटर को यदि m लिख दूं और सेकंड को s लिख दूं तो मीटर पर सेकंड, ऐसे भी मैं इसको लिख सकता हूं। ठीक है, और इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूं, मीटर सेकंड की पावर -1। तो कहने का मतलब यही है कि मात्रक है तो वही, दूरी को मैंने मीटर में, समय को सेकंड में ले लिया, लेकिन उसको लिखने के तरीके क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। इतना यदि आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, तो अच्छा एक चीज़ और हम इस पर बात करेंगे, वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में, जब हम इसके बाद एक और राशि होगी उसको समझ रहे होंगे, वेग, तो तब हम वहाँ पर बात करेंगे कि इसमें दिशा का रोल होगा या नहीं होगा। फिलहाल आप सूत्र से तो समझ गए होंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। हम दूरी को कंसिडर कर रहे हैं, और दूरी और विस्थापन में मैंने आपको एक अंतर बताया था कि दूरी क्या है, एक अदिश राशि है, यानी ये दिशा पर निर्भर नहीं है। तो चाल भी क्या हो जाएगी, चाल भी एक अदिश राशि हो जाएगी, ये भी दिशा पर निर्भर नहीं होगी। इसके बाद स्टूडेंट्स, ये जो गति हमने पढ़ी थी, एक समान गति असमान गति, तो सपोज कोई वस्तु समान समय अंतराल में अलग अलग चाल, अलग अलग दूरी तय कर रही है। मोस्ट ऑफ द जो वस्तुएं हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैं, वो
इसी प्रकार की गतियां करती है। जैसे सपोज आप मार्केट जा रहे हैं तो मार्केट जाने में आपकी चाल कभी भी एक समान नहीं हो सकती, वो असमान रूप से रहेगी, क्योंकि रास्ते में आप किसी भी स्पीड से कितनी भी दूरी कितने भी समय में तय कर सकते हैं। सपोज कोई कार जा रही है किसी रोड पर, तो रोड पर मोड़ आते हैं तो मोड़ पर कार को स्लो होना पड़ता है, रोड सीधी होती है तो कार तेजी से जाती है ना। तो मोस्ट ऑफ द जो चाल होंगी, मोस्ट ऑफ द जो गतियां होंगी वो असमान होंगी। तो यहाँ पर हम कौन सा सूत्र यूज करेंगे, यहाँ पर हम पूरे रास्ते की एक औसत चाल निकाल लेंगे। यहाँ पर हम औसत चाल निकालते हैं। जैसे सपोज आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं और 40 के 40 बच्चों की जो हाइट होगी, जो लेंथ होगी, या फिर उनका जो वेट होगा, उनका जो भार होगा वो अलग अलग होगा। लेकिन यदि मैं औसत भार की बात बोलूं तो औसत भार मतलब कि जो मीन वेट है आपके क्लास के, सपोज मैं बोलता हूं औसत भार 50 केजी है, तो कुछ बच्चों का वेट 50 केजी से नीचे हो सकता है, कुछ बच्चों का वेट 50 केजी से ऊपर हो सकता है, लेकिन लगभग मैं बोलूँगा लगभग सबका वेट 50 केजी है, तो इसको औसत बोलते हैं। तो हम यहाँ पर भी क्या करते हैं, जब एक समान रूप से कोई वस्तु गति कर रही होती है, यानी एक समान रूप से चाल में होती है, तो हम वहाँ पर चाल को औसत चाल लिखते हैं। अभी एक पॉइंट ये बताया था, यह कैसी राशि है, अदिश राशि है। और अभी एक बात बताई कि जब वस्तु असमान रूप से गति कर रही हो, तो उसको बोलते हैं, वहां पर हम औसत चाल का फॉर्मूला लगाएंगे, औसत चाल का सूत्र लगाएंगे। तो औसत चाल बराबर हम बोलते हैं, औसत चाल में हम कुल दूरी ले लेते हैं कि कुल कितनी दूरी तय की गई, और उसको कुल दूरी को तय करने में कुल समय कितना लगा। ठीक है, उसमें आप अंतराल नहीं लेंगे, उसमें स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का समय लेंगे। ठीक है, तो इसको हम सूत्र के रूप में लिख लेते हैं। ये तो आपको याद करने वाली बात हो गई। इसको सूत्र के रूप में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, औसत चाल मतलब v, चाल को हम v से प्रदर्शित करेंगे। इसमें आप एक पॉइंट ये भी लिख देना यहाँ पर कि इसे स्मॉल v द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है, तो औसत चाल, औसत को हम, चाल को हम v से निरूपित करते हैं, औसत को एवरेज बोलते हैं। तो इसके नीचे हम ऐसे लिख लेते हैं v एवरेज, यानी औसत चाल। कुल दूरी को मैं s से डिनोट कर रहा हूँ और कुल समय को मैं t से डिनोट कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास सूत्र बन के आ गया, v एवरेज इज इक्वल टू s अपॉन t। मात्रक क्या लेंगे बताया था मैंने, मीटर पर सेकेंड, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, बुक में ऐसे लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मतलब क्या है, यही है। तो ये हो गया, जब वस्तु असमान रूप से गति कर रही हो तो हम वस्तु की औसत चाल को काउंट करते हैं, यानी तब हम जो चाल निकालते हैं, तब हम जो वस्तु की चाल बोल रहे होते हैं, उसका मतलब होता है वास्तविक रूप में कि वस्तु की औसत चाल की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन करते हैं आपकी बुक का, इस सूत्र के बेसिस पर। मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा होगा तो उसे लिखने में ज़्यादा समय लगेगा। क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, आप इसे सुन लीजिए। क्वेश्चन है, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है। ठीक है, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या होगी? छोटा सा क्वेश्चन है, वस्तु ने चलना शुरू करा, 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड लगे, फिर से 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड लगे, हमें वस्तु की औसत चाल बतानी है। तो सिंपली मैं सारी चीज़ें मिटा देता हूँ, सिर्फ ये सूत्र रहने देता हूँ। देखिए, सपोज ये रास्ता है, यहाँ से चलना स्टार्ट करा वस्तु ने और यहाँ तक पहुँची, ये 16 मीटर की दूरी थी, इसको तय करने में उसे 4 सेकंड लगे। फिर उसके बाद वो ए से दूसरे एक बिंदु बी तक गई, फिर से 16 मीटर की दूरी थी, लेकिन यहाँ वो 2 सेकंड में पहुँच गई। तो पहली बात तो ये गति क्या होगी? ये गति होगी असमान गति। ओके, और हम यहाँ पर निकालेंगे
औसत चाल का सूत्र लगाएंगे। तो औसत चाल का जो सूत्र होता है, अभी अभी हमने जस्ट समझा था, औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटे कुल समयावधि या फिर लिया गया कुल, पूरी यात्रा में लिया गया कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहले 16 मीटर गया फिर 16 मीटर गया, है ना। तो कुल दूरी क्या हो जाएगी, 16 + 16, ठीक है। कुल समय कितना लगा, 4 सेकंड यहाँ पर लगा, 2 सेकंड यहाँ पर लगा। तो कुल समय में क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। कुल में क्या हो जाती है, चीज़ें टोटल हो जाती हैं, जुड़ जाती है। जब इसको सॉल्व करेंगे 16 और 16 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, सिंपल कैलकुलेशन होगी, 16 और 16 32 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएंगे। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो दशमलव में इसको निकालने की कोशिश कीजिए, 6 5 = 30, 2 बचा, 0.63 = 18, 2 बचेगा, 5.33। तो लगभग 5.33 मीटर प्रति सेकंड की इस वस्तु की चाल है, वी एवरेज, औसत चाल। साधारण सा न्यूमेरिकल था। इसमें आप यदि ये पूरा नहीं कट रहा है तो आप इसको ऐसे भी काट सकते हैं, 2 की टेबल से, 2 16 जा 2 3 जा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप 16/3 मीटर प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। दोनों ही आंसर सही होंगे, ठीक है। जब पूरा नहीं कट रहा हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये डेसिमल्स के बाद भी नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो जस्ट एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था। इसमें हमको क्या करना था, इसमें हमको फाइंड आउट करना था कि वस्तु की, हमें ये भी नहीं बताया हुआ था कि वस्तु की गति किस प्रकार की है, एक समान है असमान है, तो वो हमने देख करके पता लगा लिया। स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हमने बात करी एक टॉपिक के ऊपर, एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है चाल। चाल को इंग्लिश में स्पीड बोलते हैं, आप इंग्लिश की बुक्स में देखेंगे तो इसे स्पीड भी बोलते हैं। हम लोग कई बार बात करते हैं कि आपकी स्पीड क्या है, आप किस स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, ज़्यादा स्पीड में, कम स्पीड में, तो उसका मतलब चाल ही है। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। आज जितना हमने पढ़ा, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं डीडी उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल पर जा कर के। आज का लेक्चर और इससे अदर्स जो भी लेक्चर हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। हम अगली क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।